मैथलॉजिक के प्लेटफॉर्म से हम आपको CSS के प्योर मैथ के पेपर में जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम 2023 में जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में वो हमसे पूछ ये रहा है कि अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ बतानी है जिनके लिए गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। और पार्ट बी में उसने आर क्यूब से आर क्यूब के ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की है। फाइंड करना है इसकी नल स्पेस को और बताना ये है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-to-1 है या नहीं है। आपको याद करवाता चलूँ, हम CSS के लिए प्योर मैथ के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं 2025 के लिए। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमसे रब्ता करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में वो पूछ रहा है कि अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ बतानी है जिनके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हमने बतानी है वो कहाँ से होनी चाहिए। कॉमनली हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसमें किसी फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। फील्ड कौन कौन से हम वाकिफ़ हैं। रियल नंबर्स का फील्ड है, कम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड है और भी बहुत सारे फील्ड हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट्स देख के गैस ये कर सकते हैं कि बेसिकली जो फील्ड है वो रियल नंबर्स का है। कम्प्लेक्स नंबर्स का भी कह सकते हैं। हमने वो रियल या वो कम्प्लेक्स नंबर्स बताने हैं जिन अल्फाज के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। याद करवा देता हूँ कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, या मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होता है जब आप उस मैट्रिक्स का रैंक मालूम करें और वो मैट्रिक्स के आर्डर से कम आए। यहाँ हमने अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनसे ये मैट्रिक्स सिंगुलर बन रहा है। यानी हमने अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनके लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, या कह लें हमने अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनके लिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इसके आर्डर से लेस है। अल्फ़ा जब इन्वॉल्व हो तो रो ऑपरेशंस करके एशेलॉन फॉर्म बनाना और उसका रैंक निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अल्फ़ा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं रैंक की मदद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगा। मैं इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लेकर अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और चूँकि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होगा जब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो। हमने इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लिख लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से सॉल्व करने लगे हैं, तो पहले हमने माइनस अल्फ़ा लिख लिया। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है जिसे मैंने हाईलाइट किया है। उसके लिए 2 को अल्फ़ा प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। फिर माइनस आएगा और 3 को अल्फ़ा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फ़ा और माइनस की वजह से वो -3 अल्फ़ा हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और माइनस की वजह से वो -9 हो जाएगा। और अब फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, इसके साथ हमारे पास माइनस इंटू अल्फ़ा -1 आएगा। और फिर इस हाईलाइटेड डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। 1 को अल्फ़ा प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब 1 को अल्फ़ा से करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा, और जब 1 को प्लस 7 से करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। फिर माइनस का आएगा और 3 को 2 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। जब -3 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 अल्फ़ा आ जाएगा। अब जैसे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व किया करते हैं, प्लस का अल्फ़ा प्लस 1 लिखा और अल्फ़ा प्लस 1 के साथ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 को अल्फ़ा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 आ गया। फिर माइनस आएगा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 लिखकर। जब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। और -2 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 अल्फ़ा आ जाएगा। और ये सारा डिटर्मिनेंट जो हमने एक्सपैंड किया है इसको इक्वल टू 0 लेना है और इसको हमने सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा की वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर वाला माइनस अल्फ़ा एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर प्लस का 2 अल्फ़ा और माइनस का 3 अल्फ़ा, ये माइनस का अल्फ़ा बन जाएगा।
प्लस का 14 और माइनस का 9 जो है ये प्लस का 5 बन जाएगा। फिर ये एज इट इज ब्रैकेट के अंदर ये वाला अल्फ़ा और प्लस का 3 अल्फ़ा प्लस का 4 अल्फ़ा बन जाएंगे। प्लस का 7 और माइनस का 6 जो है ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ये अल्फ़ा प्लस 1 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा ऐड होके प्लस के 3 अल्फ़ा बन जाएंगे। प्लस का 3 और माइनस का 4 जो है ये माइनस का 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करना है, जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना है और हमने अल्फ़ा मालूम कर लेना है। माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फ़ा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 अल्फ़ा आ गया। इस ब्रैकेट में से फर्स्ट एलिमेंट अल्फ़ा को 4 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो इस माइनस की वजह से माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस माइनस की वजह से माइनस अल्फ़ा आ गया। माइनस 1 को 4 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 अल्फ़ा और इस माइनस की वजह से प्लस का 4 अल्फ़ा हो गया। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 और इस माइनस की वजह से वो प्लस का 1 हो गया। अल्फ़ा को 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अल्फ़ा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फ़ा आ गया। 1 को 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फ़ा आ गया। 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 आ गया। अब हमने सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेना है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास 0 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा वाली सारी टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस का 5 अल्फ़ा और माइनस का अल्फ़ा माइनस का 6 अल्फ़ा बन जाएंगे। प्लस का 4 अल्फ़ा तो ये माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर माइनस का अल्फ़ा तो माइनस का 3 अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस का 3 अल्फ़ा सारे अल्फ़ा भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 अल्फ़ा आ जाएगा। और सारी कांस्टेंट टर्म्स को प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे ओवरऑल हमारे पास 0 बन गया। 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम अल्फ़ा निकालना चाहते थे, अल्फ़ा निकला ही नहीं हमसे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है ऐसा कोई अल्फ़ा नहीं है जिससे मैट्रिक्स सिंगुलर बने, या इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर है, अल्फ़ा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, अल्फ़ा जोन सा मर्जी रियल नंबर ले लें। और ये दूसरी वाली बात ही सही है और यही हमारा आंसर है कि आप जोन सा मर्जी रियल नंबर अल्फ़ा ले लें, जो मैट्रिक्स है वो हमेशा सिंगुलर ही है, वो अल्फ़ा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस मैट्रिक्स में अल्फ़ा की जगह जो मर्जी नंबर लिख लें रियल नंबर, ये मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर रहेगा। आप चाहें तो आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि जोन सा मर्जी अल्फ़ा कम्प्लेक्स नंबर लिख दें। बेसिकली ये मैट्रिक्स में जिस फील्ड के एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा उस फील्ड में से जोन सा मर्जी नंबर लिख लें, ये मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर ही है। और मैं इस अजम्पशन के साथ चल रहा हूँ कि उसने फील्ड जो है वो रियल नंबर्स का लिया है, तो हर रियल नंबर के लिए गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर बी जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 3 के पार्ट बी में टी उसने आर क्यूब से आर क्यूब के ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है और टी को उसने डिफाइन किया है कि जब ये किसी एलिमेंट x1 x2 x3 पे ऑपरेट होता है तो आंसर आता है -x3 x1 और x1 प्लस x3। और उसका कहना यह है कि फाइंड करें नल स्पेस ऑफ टी। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की नल स्पेस मालूम करनी है और बताना यह है कि क्या ये जो टी डिफाइन किया गया है ये 1 to 1 है या नहीं है। याद करवा देता हूँ, नल स्पेस किसको कहते हैं। अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो नल स्पेस में पहली वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर टी ऑपरेट करने से आंसर दूसरी स्पेस का 0 बन रहा हो। और याद करवा देता हूँ एक थ्योरम कि अगर टी वेक्टर स्पेस V से U के ऊपर 1 1 है तो नल स्पेस 0 होगी, और अगर नल स्पेस 0 है तो टी जो है वो 1 1 है। या टी को 1 1 प्रूव करने की बेसिक डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं आप कि आप पहली स्पेस में से कोई से 2 एलिमेंट्स लें और 2 एलिमेंट्स लेने के बाद उनकी इमेजेस को सेम लें, और उनकी इमेजेस को सेम लेने के बाद आप प्रूव कर पाएँ कि दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो टी 1 1 हो जाएगी। और अगर प्रूव करना हो कि 1 1 नहीं है तो फिर क्या तरीका होगा। नॉट 1 1 के लिए आपको ढूंढने होंगे ऐसे 2 एलिमेंट्स पहली स्पेस V में से जो दोनों सेम ना हों और उनके आंसर जो हैं वो सेम आ जाएं। अगर आपने पहली स्पेस में से 2 ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ लिए जो डिफरेंट हैं और उनकी इमेजेस सेम है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं यहाँ प्रूफ करते वक्त नल स्पेस निकालेंगे और देखेंगे कि नल स्पेस 0 है या 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, वहाँ से डिसाइड करेंगे कि टी 1 to 1 है या नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नल स्पेस मालूम करनी है, यानी पहली स्पेस के आर क्यूब के वो एलिमेंट्स मालूम करने हैं जिन पे टी ऑपरेट हो तो आंसर 0 आ जाए। दूसरी वेक्टर स्पेस का 0,
और आर क्यूब में 0 का मतलब है 0,0,0। ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हमने x1, x2, x3 फाइंड आउट करने हैं। t x1, x2, x3 का आंसर 0,0,0 लाना चाहते हैं। t जब x1, x2, x3 पे ऑपरेट होता है तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आंसर हमारे पास -x3, x1 और x1 प्लस x3 आता है और इसको हमने इक्वल ले लिया है 0 के और यहाँ से हमने बनानी है 3 इक्वेशंस और x1, x2, x3 मालूम करने हैं। दो आर क्यूब के एलिमेंट्स कब सेम होते हैं? जब उनके तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल हो और थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड के इक्वल हो। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट -x3 है, यहाँ पे 0 है तो -x3 को इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे सेकंड कोऑर्डिनेट x1 है, राइट साइड पे सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है तो x1 को 0 के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे थर्ड कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 है, राइट साइड पे 0 है, इनको भी इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। इनको सॉल्व करके हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 0, x3 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई 0 और x2 की वैल्यू, x2 किसी इक्वेशन में मौजूद ही नहीं है। और ये जो x1, x3 की डायरेक्ट 0 वैल्यूज़ आई हैं, ये इस थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब है x1 और x3 कंफर्म हो गए 0 और x2 तो हमसे निकल ही नहीं रहा। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह से ही अगर x2 नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है x2 कोई सा भी नंबर हो सकता है। और चूंकि आर क्यूब के एलिमेंट्स हैं, आर क्यूब का मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है, थर्ड कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है। इसका मतलब है x2 हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमारे पास x1, x2, x3 के आंसर्स क्या आए हैं? x1 का आंसर 0 आया है, x3 का आंसर 0 आया है और x2 का आंसर नहीं निकला है, यानी जोन सा मर्जी रियल नंबर ले लें हम। x2 कोई सा भी रियल नंबर, x1 0, x3 0। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी नल स्पेस में हैं। नल स्पेस में एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 हो और सेकंड कोऑर्डिनेट x2 कोई सा भी रियल नंबर हो। यही हमने नल स्पेस मालूम कर ली है और यही नल स्पेस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि t 1 to 1 है या नहीं है। क्या ये नल स्पेस में सिर्फ 0,0,0 है? नहीं, इसमें 0, 0, 0 के अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। x2 कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एलिमेंट 0, 1,0 हो सकता है, इसमें एलिमेंट 0, -1, 0 हो सकता है, इसमें एलिमेंट 0, 2 का स्क्वायर रूट 0 हो सकता है। सेकंड प्लेस पे कोई सा भी रियल नंबर लें, जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे इस नल स्पेस में हैं। बेसिकली x2 एक्सिस जो है वो पूरा का पूरा इस नल स्पेस में है। नल स्पेस जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर नल स्पेस 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मतलब हुआ? नल स्पेस अगर 0 आती तो 1, 1 था, 1 to 1 था फंक्शन, नल स्पेस 0 नहीं आई है। इसका मतलब है कि जो गिवन t है वो 1 to 1 नहीं है, नॉट 1 to 1। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।